the fourth lecture of current electricity chapter for class 10 student। और हम अपना लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको इस लेक्चर में कोई बात समझ ना आए हो या इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, कुछ पूछना हो, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछना हो, तो आपकी क्लास के हिसाब से हमने कई सारे टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए हैं। उन सभी ग्रुप्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, राइट। आप वहां पर जा करके उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आपके मन में कोई सा भी सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप हमें उस ग्रुप में लिख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपकी उस क्वेरी, उस क्वेश्चन के लिए एक वीडियो सोल्यूशन बना दें। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। और हमने कल पढ़ा था, यानी कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमें पढ़ा था रेजिस्टेंस के बारे में, और आज हम उस पर कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे अगर मैं यहां पर लिखूं कि कह रहा है कि भाई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm is stretched so that its length becomes double of इनिशियल लेंथ। कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। अच्छा भाई देख लो जरा क्या कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और उसको हमने स्ट्रेचिंग कर दी, यानी कि इसको खींच के फैला दिया और इतना खींचा कि उसकी लेंथ डबल हो गई, ठीक है। तो डबल होने के बाद उसका रेजिस्टेंस क्या है ना। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, ये हमारा सवाल है। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस की लेंथ बढ़ने के बाद नया वाला रेजिस्टेंस क्या है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो इस सवाल को करें इससे पहले हम कुछ चीज़ें सोचते हैं और इस सवाल में हम कुछ डेरिवेशन करेंगे। वो इस सवाल में जो कुछ एक आधा कुछ फॉर्मूले हम निकाल देंगे, वो फॉर्मूले आपको याद से कर लेने हैं। जैसे कि हमने कहा कि हमने इस वायर को स्ट्रेच किया है। स्ट्रेच करने पे क्या होता है, हम जब वायर को स्ट्रेच करते हैं तो हम ना तो उसमें कोई मटेरियल ऐड कर रहे हैं और ना ही कोई मटेरियल निकाल रहे हैं, बस उसी वायर के डायमेंशंस का रीअरेंजमेंट हो रहा है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई वायर है, राइट, ये मान लो कैसे एक मोटा सा वायर है, ठीक है गाइस। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने खींच दिया, है ना। या मान लो इधर से फुट लगाया और इधर से फुट लगाया और फुट लगा के इसको खींच दिया, तो शायद क्या हो जाए, इसकी लेंथ तो बढ़ जाए, ऐसी हो जाए, लेकिन इसका रेडियस बेटे उसके कंपैरिजन में कम हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने एक तरफ से खींचा है, हमने कोई भी मटेरियल ऐड नहीं किया है। तो क्या होगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑटोमेटिकली घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई मटेरियल ऐड नहीं किया, कोई मटेरियल सब्सट्रैक्ट नहीं किया, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होने वाला बच्चों, तो इसका वॉल्यूम होने वाला है कांस्टेंट। अच्छा जी, तो जब ऐसा होता है कि हमने स्ट्रेचिंग करी है, यानी कि इन केस ऑफ क्या, स्ट्रेचिंग के केस में, यानी कि जब हम कोई मटेरियल ऐड नहीं करते या कोई मटेरियल उसमें से निकालते नहीं है, तो जस्ट हम उनके डायमेंशंस का रीअरेंजमेंट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, वॉल्यूम फिक्स है तो क्या है, तो कल ही हमने क्या पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, ठीक है भाई। वॉल्यूम फिक्स है, चलो देखते हैं भाई इसका मतलब क्या है भाई। तो अगर हम यहाँ पर इसी इक्वेशन में L से मल्टीप्लाई कर दें और L से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो किसी भी वायर का वॉल्यूम क्या होता है, अगर ये इसकी लेंथ L है और इसका जो एरिया है वो क्या है, A है, तो क्या हम इस वायर के वॉल्यूम को A इंटू एल कह सकते हैं? यस सर जी, कह सकते हैं, बहुत ही आराम से, ठीक है। तो यहां पर AL है, वहां पर हम क्या लिख देंगे, वॉल्यूम लिख देंगे। तो भाई हो गया रो L स्क्वायर ओवर V। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, तो R इज इक्वल टू रो बाई V इंटू एल
स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो जैसा कि मैंने कहा स्ट्रेचिंग है तो रो तो बेटे कांस्टेंट होता ही है, यहाँ पर वी भी कांस्टेंट है। तो फाइनली हम ये लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। बट ये खाली कब है, जो हमने वायर की स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग का मतलब ये है बेसिकली कि वी आर नॉट एडिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल ऑन द वायर और वी आर नॉट सब्सट्रैक्टिंग एनी काइंड ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वायर। तो अगर हमने कुछ डाला नहीं है, कुछ ऐड नहीं किया, तो वॉल्यूम फिक्स है तो आर प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर है। और अगर ऐसा है तो हम ये बहुत ही आराम से लिख सकते हैं बच्चों कि R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू L1 स्क्वायर ओवर L2 स्क्वायर। तो ये कब है, तो ये दोनों ही फॉर्मूले भले ही हमने इन दोनों फॉर्मूलों को यानी कि इसको और इसको एक क्वेश्चन में करवाया हुआ, बट इसको आपको एज ए थ्योरी रिमाइंड करना है, ठीक है। तो दिस रिमाइंड इट एज अ थ्योरी, तो इसको थ्योरी की तरह रिमाइंड कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने सवाल पे कि जो वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना दिया बेटे। अभी हमने ऊपर देखा था, तो अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो ऊपर हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें वायर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है। तो भैया 4 ओम दिया हुआ। अच्छा ठीक है, लेंथ L1 इनिशियल लेंथ हम मान लेते हैं L। फाइनल रेजिस्टेंस जो है यही तो अपने को निकालना है, लेकिन क्या बोला है कि हमने इसको तब तक खींचा था जब तक इसकी लेंथ डबल ना हो गई हो। तो जो L2 है ये बेटे बेसिकली 2L है। सिंपल, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसी फॉर्मूले में रखते हैं, क्या भाई R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू L1 स्क्वायर ओवर L2 स्क्वायर। रखते हैं जरा बच्चों करके। तो R1 की जहाँ पे हम रखेंगे 4 ओम, R2 की जहाँ पे रखेंगे अपने को नहीं पता, वही तो निकालना है। L1 की जहाँ पे रखेंगे हम L स्क्वायर, L2 की जहाँ पे हम रखेंगे 2L का होल स्क्वायर, और ये आएगा L स्क्वायर ओवर 4L स्क्वायर। तो L स्क्वायर से L स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ से जो मुझे समझ में आता है कि 4 ओम ओवर R2 इज इक्वल टू 1/4। और जब हम यहाँ से R2 निकालेंगे देन दिस R2 विल कम्स आउट टू बी 16 ओम। सिंपल है गाइस। तो एक तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं, और उस सवाल में भी हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। लेट्स सी, चलो भाई ठीक है, एक और सवाल करते हैं, और वहां पर भी हम ऐसे ही वहां पर भी कुछ फॉर्मूले लिखेंगे, और उन फॉर्मूलों को भी आपको एज ए थ्योरी याद रखना है। राइट गाइज, चलो एक और सवाल लिखते हैं, ठीक है। हम इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्योंकि ये पेज खत्म ही होने वाला है। तो एक और सवाल लिखते हैं। यहां पर भी क्या है, कह रहा है कि एक रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या रेजिस्टेंस, a resistance of 4 ohm is stretched such that its radius का मतलब क्या है, radius reduces to half of its initial value। तो ध्यान देंगे कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसको इस तरीके से स्ट्रेच किया गया कि इसका जो रेडियस है वो आधा तक घट गया। अच्छा, तो अब इस वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, फाइंड न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये आपका सवाल है। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इस सवाल में हम क्या करेंगे। तो हमें पहली बात तो क्या दिया हुआ, R1, यानी कि यहां पर भी हम कुछ करेंगे बच्चों। तो हमें R1 यानी कि पहले वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटे, 4 ओम है,
उसके बाद अब क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है। लेकिन R2 क्या करना बेटे अपने को, R2 अपने को निकालना है, लेकिन जो A2 है ये हमें दिया हुआ पाई ओवर R/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या हो गया भाई, जो इसका रेडियस था वो हाफ हो गया है, ठीक है। तो अगर हम, चलो तो ये हो जाएगा आपका पाई R²/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब ये हमें R2 निकालना है, तो यहाँ पर भी हम कुछ बच्चों करके देख लेते हैं जरा फटाक से, फटाफट करके देखेंगे तो बड़ा ही मजा आएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर भी अब हम इसके लिए भी कुछ थ्योरी पढ़ते हैं, और यहाँ की थ्योरी को अभी हमें अच्छे से याद करना है और किसी दूसरे सवाल में अप्लाई करना है। जैसे कि हम जानते हैं कि RH = ρL/A, क्योंकि यहाँ पर देखो बेटे हमें एरिया वाइज चीजें दी हुई, क्योंकि हमें क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर इसी में हम रो A से मल्टीप्लाई करें और A से डिवाइड करें तो क्या निकल के आता है, ये होता है ρLA/A²। अब यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था कि ये जो टर्म है, यानी कि ये जो टर्म है, इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी टर्म को हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो यहाँ से R विल बी = ρV/A², कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बच्चों समझ में आता होगा यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पर जो रो है ये कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो रही है। स्ट्रेचिंग में हम कोई मटेरियल ना तो ऐड करते हैं और ना तो कोई मटेरियल निकालते हैं, तो यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल 1/A², सिंपल है बच्चों, ठीक है भाई। अब अगर हम इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लिख पाएंगे कि देखो यहाँ पे भाई उल्टा है, वहाँ पे R प्रोपोर्शनल L² था, बट यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे तो उल्टा है, तो आंसर भी उल्टा आएगा। तो R1/R2, वहाँ पे L1², लेकिन यहाँ पे तो A2, तो देखो भाई A2 आ जाएगा ऊपर का स्क्वायर ओवर A1 का स्क्वायर, यहाँ पर उल्टा होगा क्योंकि यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली चीजें आ रही हैं। चलो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब एक तो ये हो गया, अब देखो आपको क्या क्या याद रखना है, यहाँ पर मैं जो जो कहूँगा उसे अच्छे से याद रखना है। जैसे अगर यहाँ पे यहीं से हम R1/R2 करें तो हम इस A के यहाँ पे हम रखेंगे पाई R2² अपॉन पाई R1², इसका भी होल स्क्वायर है और इसका भी होल स्क्वायर है। तो हम जब होल स्क्वायर करेंगे तो ये R1/R2 क्या बचेगा, पाई² R2 का होल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर नहीं बेटे 4, क्यों 4, क्योंकि स्क्वायर तो पहले से था, एक और आ गया। तो देखते भाई क्या होता है, तो पाई² R2 के पावर 4, पाई² R1 के पावर 4, पाई² ने पाई² को मार दिया। तो अब जो हमारा फॉर्मूला बचता है R1/R2 = बचता है। अच्छा भाई, अब देखो हमने एक गलती करी है, तो उस गलती को जल्दी जल्दी हम सही कर लेते हैं। क्या गलती करी बच्चों, क्योंकि हमने रेडियस और रेजिस्टेंस के लिए सिंबल सेम से ले लिए, तो हम यहाँ से इन सिंबल्स को थोड़ा थोड़ा बदलते हैं, नहीं तो हम ही बाद में कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है। तो जो कैपिटल R है वो अगर हमें बच्चों दिखाता है क्या, रेजिस्टेंस, तो हम रेडियस के लिए स्मॉल r लेते हैं। क्या लेते हैं बेटे, स्मॉल r। देखो यहाँ पे हमने लिया भी है, तो हम इसको लिखेंगे क्या, पाई R2² का होल स्क्वायर, स्मॉल r रिप्रेजेंट्स रेडियस, पाई R1² का होल स्क्वायर। तो व्हेन वी सॉल्व दिस तो ये हो जाएगा पाई² R2 के पावर 4 अपॉन पाई² R1 के पावर 4, पाई² से पाई² कटेगा, और यहाँ से हम R1/R2 क्या कह पाएंगे, R2 के पावर 4 ओवर R1 के पावर 4। स्मॉल R1 R2 क्या है, रेडियसेस हैं,
अब R1 क्या है, इनिशियल रेडियस, R2 क्या है, फाइनल रेडियस, R1 क्या है, कैपिटल R1 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, कैपिटल R2 क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो तीनों फॉर्मूले यानी कि एक तो ये, एक ये जो निकल के आ रहा है और एक ये तीनों ही फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इन तीनों कैसे याद रखना है भाई, रिमाइंड इट एज अ थ्योरी, तो इनको आपको थ्योरी की तरह याद रखना है। अच्छा बच्चों, अब आते हैं अपने सवाल पे। हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, तो हमारा सवाल इसी से काम हो जाएगा। देखो देखते जरा, जो हमें सवाल में दिया हुआ है ये, तो अपने सवाल पे आते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो R1 कितना दे भाई, देखो हम इससे लगाएंगे, R1 अपॉन R2 बराबर A2 स्क्वायर ओवर A1 स्क्वायर। तो हमारा काम यही हो जाएगा। R1 कितना दिया हुआ 4, R2 कितना दिया हुआ वही तो अपने को निकालना है, लेकिन जो A2 है, A2 दिया हुआ क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 4, और जो A1 है वो सिर्फ दिया हुआ पाई आर स्क्वायर। तो ये और ये कट गया, और जो मुझे समझ में आता है तो ये बचता है 4 अपॉन R2 बराबर क्या बचता है, देखते बच्चों जरा, तो बचता है ये आपके पास लेकिन दो क्या है भाई, इनके भी क्या है, ये तो अपने एरियाज हो गए, और अब इन एरियाज के भी तो स्क्वायर है। देखो हमने कहाँ पे गलती करी, तो भाई एरियाज के भी तो स्क्वायर है अपने, है ना, तो एरियाज के भी स्क्वायर लगाने अपने को, मतलब क्या लगाना अपने को ये लगाना है क्या भाई, A2 क्या है, पाई आर स्क्वायर बाई 4, इसका भी क्या है बच्चों, होल स्क्वायर है, और क्या है पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्या है, होल स्क्वायर है। जब ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ, तो ये 1/16 आ जाएगा कट पिट के, और यहाँ से जब आप R2 सॉल्व करोगे तो ये 64 ओम आ जाएगा, और ये होगा आपका आंसर। तो जब भी कभी स्ट्रेचिंग हो तो स्ट्रेचिंग के केस में थोड़े से फॉर्मूले अलग होते हैं। वो क्यों, क्योंकि स्ट्रेचिंग के केस में वॉल्यूम हमारा क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट, राइट। कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं है, नहीं होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो, तो कुछ इस तरह के भी सवाल आते हैं, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो देखते जरा, तो सबसे पहले हम देखते हैं भाई बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो क्या होता है भाई, अब देखो, अगर कोई रेजिस्टेंस कभी ऐसे लग गया हो, मान लो कि एक रेजिस्टेंस ऐसे लग गया, दूसरा कुछ ऐसे लग गया, तो ये रहा R1, ये रहा R2, अब ये 1 बाई 1 लगे हुए हैं, और इन दोनों को एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब ये बैटरी मान लो कि V वोल्ट की बैटरी है, तो यहां से अगर करंट I निकलता है तो यही करंट ऐसे इधर जाता है I, और इस सब जगह पे करंट एक ही होता है, क्योंकि जितना करंट गया वो कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। कहीं भी क्या हो रहा है करंट बच्चों, कहीं भी करंट को डिवाइड नहीं हो रहा है, तो करंट की वैल्यू सब जगह पर वही रहेगी। लेकिन ठीक है, तो यहां पर सबसे की पॉइंट क्या हो गया सीरीज में, कि दोनों ही रेजिस्टेंस में, यानी कि I होगा, वो क्या होगा, I विल बी सेम इन बोथ R1 और R2। तो R1 और R2 में I सेम होगा, चलो अच्छी बात है। ठीक है, एक और चीज कि अगर हम अगर ये हमारी V वोल्ट है तो यहाँ पर हम 0 कह सकते हैं, और यहाँ पर हम V कह सकते हैं। तो जैसे ही हम इस रेजिस्टेंस के ऐसे से घूमते हुए जा रहे हैं, मतलब जब भी हम ऐसे से घूमते हुए जा रहे हैं, तो हम V से चले थे, और जब तक हम इधर आए तब तक फिर से कहाँ पे घट के, तो V पोटेंशियल घट के 0 हो गया। तो क्या एक ही बार में घटा होगा, नहीं, एक ही बार में नहीं घटा होगा। तो
मान लेते हैं कि इस R1 रेजिस्टेंस में कुछ V1 पोटेंशियल घट गया था और R2 में कुछ V2 पोटेंशियल घट गया था। एक तो घटेगा नहीं, तो ऐसे हमने मान लिया कि R1 में V1 घट गया था और R2 में V2 घट गया था। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बच्चों आगे करके देखते हैं हम। अब एक बात तो है कि भाई यही V पोटेंशियल था, वही दो पार्ट में घटा है, तो हम यहां से एक बात लिख सकते हैं क्या, कि जो V है दैट इज V1 प्लस V2, मतलब टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू ड्रॉप इन R1 प्लस ड्रॉप इन R2। अच्छी बात है। अब अगर हम इसको और सॉल्व करें तो V को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं IR, और ये V1 को हम लिख सकते हैं IR1, क्योंकि सब जगह पे करंट तो बेटे सेम है। इसको लिख सकते हैं हम IR2। अब क्या कर ले भाई, यहाँ पे ऐसे कर दे IR, यहाँ पे क्या कर ले I कॉमन कर ले, और ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से जो R है दैट विल कम्स आउट टू बी R1 प्लस R2। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से आ जाता है। चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। सो लेट्स सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। थोड़ा अगले पेज चलते हैं और वहां से हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। सो लेट्स सी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये क्या होता है, बड़े अच्छे से देखते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस दिए हुए अपने को, ये दिया हुआ R1 और ये दिया हुआ मान लेते हैं क्या बच्चों R2। इन दोनों को किसी एक ही पॉइंट से, यहां मान लो कोई पॉइंट B है और यहां मान लो कोई पॉइंट A है, इन दोनों को A और B के बीच में ऐसे, देखो भाई जो R1 था उसको A और B के बीच में जोड़ा ऐसे, और R2 को भी A और B के बीच में जोड़ दिया, और फिर इनको एक बैटरी से लगा दिया और हम इस बैटरी को बना दे रहे हैं। तो यहां पर एक कॉमन बात क्या है कि दोनों A और B के बीच में कनेक्टेड है। R1 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है और R2 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छी बात है। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर कुछ V होगा, तो B के पास क्या होगा 0 होगा और A के पास क्या होगा V होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि R1 किसके बीच कनेक्टेड है, तो मैं बोलूँ कि R1 कहाँ कनेक्टेड है भैया, तो ये 0 एंड V के बीच कनेक्टेड है। R2 क्या है, ये भी कहाँ कनेक्टेड है भाई, 0 एंड V, या फिर इसी को बोल देते हैं कि ये A और B के बीच में, और ये भी A और B के बीच में ही कनेक्टेड है। तो ऐसे ही कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पैरेलल, की दोनों अपने रेजिस्टेंस है वो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा अब यहां पर क्या से भैया कि दोनों ही A और B के बीच में कनेक्टेड है, मतलब दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, देखो जो R1 है ये भी कहाँ का है भैया 0 और V, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है। जो R2 है ये भी कहाँ का है बच्चों 0 और V, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही है। अच्छा और क्या खास बात है भाई कि अगर इस बैटरी से करंट निकलती है I, ठीक है I निकल गई कोई बात नहीं, लेकिन जब ये I इधर A जंक्शन पे आई तो इसके पास आगे दो रास्ते हैं, तो अब ये I बट जाएगा। इसी I का कुछ हिस्सा मान लो निकल गया इधर R1 में, इसी I का कुछ हिस्सा मान लो निकल गया R2 में, तो जो करंट था वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसलिए हम बहुत ही आराम से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इतना हमने कह दिया। लेकिन अब हम और क्या जानते हैं, बट हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, बट ओम्स लॉ क्या कहता है, बट ओम्स लॉ कहता है V इक्वल टू आई आर, क्योंकि यहाँ पर I सेम नहीं है, तो I क्या होता है बेटे, I होता है V अपॉन R। लेकिन V सब जगह सेम है, क्योंकि देखो R1 भी 0 और V के बीच में, R2 भी 0 और V के बीच में, तो V दोनों जगह पे यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों जगह पर सेम है। तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन 1 में अगर इनको पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से पुट करने वाले हैं।
इक्वेशन 1 फिर से लेंगे तो क्या लिखेंगे, आई की जहां पे हम रखेंगे v अपॉन आर, I1 की जगह पर v अपॉन R1 रखेंगे और I2 की जगह पर v अपॉन R2 रखेंगे और ये v और v ऐसे कट जाएगा। तो हमारे पास 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, कुछ ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा। राइट बच्चों, चलो ठीक है। अगर यहीं पर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते तो हम क्या करते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा है, इफ मोर देन टू रेजिस्टेंस, मोर देन टू रेजिस्टेंस, तो कैसा लिखते हैं हम भाई, तो इसी में इफ मोर देन टू रेजिस्टेंस तो बोलते हैं 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन, ऐसे लिख देते। चलो भाई अच्छी बात है। अब इसी को थोड़ा सा हम इधर ला के समझते हैं। चलो तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 R2 प्लस R1, यानी कि इसी में एलसीएम ले लिया R1 R2, तो यहाँ से हम इजिली R को लिख सकते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन और ये हो गया बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आई होप आपको दोनों ही समझ में आ गए होंगे और इसी सीरीज और पैरेलल पे बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल आते हैं जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।